Everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. इसका हेडलाइन है कि ईरान लीडर ब्रांड्स ट्रंप अ क्रिमिनल फॉर बैकिंग प्रोटेस्ट। ट्रंप इन लोग को टेररिस्ट बोल रहा था, अब ये लोग उसको वो बोल रहे हैं, क्रिमिनल बोल रहे हैं। इसमें आप क्योंकि इतना बार ये न्यूज़ में है ना, तो आपको इंडिया ईरान रिलेशंस आपको पता रहना चाहिए। आप इसको प्रिपेयर करिएगा इंडिया ईरान रिलेशंस को। इसमें अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको इसका ये नोट्स मिल जाएगा। इसमें मेनली ये कनेक्टिविटी, ट्रेड डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल रिलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान, चैलेंजेस, जो यूपीएससी यूजुअली पूछता है वो सब है। वे फॉरवर्ड तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर ये तो ऐसे ही है, हिंदू का लीड फॉर लाइफ एक फेस्टिवल चल रहा है, उस पर है। साइंस में पहला आज का है कि साइंटिस्ट फाइंड स्पेस फ्लाइट अफेक्ट्स इम्यून जीन्स डिफॉर्म्स ब्रेन। बेसिकली क्या है कि ये कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया है और उसमें ये बोल रहे हैं कि ब्रेन डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है कि ब्रेन जो है, जो अंदर स्कल के, वो थोड़ा कुछ मिलीमीटर, 1 या कुछ 2 मिलीमीटर वो साइड में घसक जाता है। और दूसरा है कि जो इम्यून जीन्स है, बेसिकली जो आपका अगर कोई पैथोजन आपको अटैक करता है तो वो उससे लड़ता है। तो बोल रहा है कि उसका जो एक्सप्रेशन है वो डिले हो जाता है या उसमें प्रॉब्लम आता है। That the space environment significantly altered the cell's gene expression, the instruction that tells cells how to behave। तो अगर जीन एक्सप्रेशन ही ऑल्टर हो जाएगा तो वो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली वो है जो जीन को, डीएनए का जो भी उसमें कोडेड है उसको बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्या करना है। अगर वही डैमेज हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर ये कैन डेटा सेंटर्स इन ऑर्बिट सॉल्व फॉर एआई मॉडल्स एनर्जी डिमांड। दो जो मेन प्रॉब्लम अभी डेटा सेंटर का लोगों को समझ में आ रहा है, वो पहला है कूलिंग डिमांड, इसमें पानी का ज़रूरत है। और दूसरा है एनर्जी का, जिसमें क्योंकि मोस्टली जो एनर्जी है वो कोल से प्रोड्यूस होता है, तो फॉसिल फ्यूल, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे जिस दिन हिंदू नहीं आया था। उसमें क्या ये गूगल वाले क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स अर्थ पे हैं इसको स्पेस में डालना चाह रहे हैं। इसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। इसमें यूपीएससी डिटेल में तो जाएगा नहीं, मेरे को जो लग रहा है वो यूजुअली वन वर्ड पूछेगा कि प्रोजेक्ट सन कैचर इज रिलेटेड टू। लेकिन इतना आप ध्यान में रखिए कि ये गूगल का प्रोजेक्ट है और इसका एम क्या है, टू स्टैब्लिश डेटा सेंटर्स इन स्पेस थ्रू कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स मतलब वो कोई एक सैटेलाइट नहीं होगा, वो ढेर सारे सैटेलाइट होगा जो एक फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे। एंड इट विल बी रन एंटायरली ऑन सोलर पावर। तो यहाँ एनर्जी का जो नीड है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये, क्योंकि ये एंटायरली ऑन सोलर पावर रन करेगा तो इसको ऐसा ऑर्बिट में रन करना पड़ेगा जो कंटिन्यूसली सन को फेस करेगा। ये वैसे ऑर्बिट में नहीं रन कर सकता है जो अर्थ के पीछे चला जाए और सन से उसका जो कांटेक्ट है वो टूट जाए, अनलेस इसके पास इतना स्ट्रांग बैटरी हो कि जब ये सन के सामने हो तो वो उसको एनर्जी को स्टोर करे और उसके बाद जब वो सन को फेस नहीं कर रहा है तो उसको जो भी कंपोनेंट्स है उसको रन कर सके। अब इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आता है जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। पहला बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या है कि जो यूजुअली होता है, जैसे अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ का कितना ज़रूरत है कि आपका जो डाउनलोड और अपलोड लिंक जो स्पीड है वो आपको ज़रूरत है। लेकिन एआई का जो बैंडविड्थ होता है वो उसकी ज़्यादा चाहिए। जो डेटा सेंटर है उसके अंदर, मतलब जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ का ज़रूरत है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि एआई डेटा सेंटर्स आर डिफरेंट, they need high levels of bandwidth with not between the infrastructure they host and the users they serve। मतलब अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हो, कोई कमांड देते हो, तो आपको नॉर्मल बैंडविड्थ चाहिए, बट विद इन द डेटा सेंटर्स इटसेल्फ एंड विद अदर डेटा सेंटर्स दैट आर सिचुएटेड नियर बाय। फॉर इंस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट एआई डेटा सेंटर कॉम्प्लेक्सेस विच आर कॉल्ड फेयर वाटर हैव पेटाबाइट पर सेकेंड लिंक्स। दिस इज 10 लाख गीगाबाइट्स पर सेकेंड। मतलब आप सोचो कि एक 1024 MB से बनता है 1 गीगाबाइट, और उसके बाद जब 10 लाख गीगाबाइट होगा तब वो पेटाबाइट बनेगा। और फिर इट इज़ अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन द बेस्ट कंज्यूमर ग्रेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब आप सोच लीजिए, आप जो 5G 6G यूज़ कर रहे हैं, 6G नहीं 5G यूज़ कर रहे हैं,
उससे ये मिलियन टाइम्स फास्टर है, तो वो आप सोचिए कि कितना इसको स्पीड चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है सोलर रेडिएशन। अभी ये जो यूज़ करता है ना, वो होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो एआई और जो मशीन लर्निंग का जो वो होते हैं कंपोनेंट्स होता है, वो लोग यूज़ करता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, टीपीयू, ये कुछ एक्स्ट्रा वो है, वॉलेटाइल है सन के रेडिएशन से। और जैसा क्योंकि उधर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सन का रेडिएशन डायरेक्ट पड़ता है, तो वो जो कंपोनेंट है वो डैमेज होने का चांस है। तीसरा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या दिक्कत है कि अभी अगर आपका ग्राउंड पे है, तो आप गए वहाँ पे, लोगों को लेके गए, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दिया। लेकिन अगर स्पेस में है, तो वो उसको मेंटेनेंस करने का इशू इसलिए आएगा क्योंकि अगर आपको किसी इंसान को भेजना है, तो फिर से एक सैटेलाइट, मतलब रॉकेट भेजो, सैटेलाइट भेजो, जो भी करना है। दूसरा है कि ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे आप स्पेस स्टेशन का जानते हैं कि हर कुछ महीने में उसको साफ किया जाता है, उसका जो विंडशील्ड या जो भी होता है उसमें, क्योंकि सोलर डस्ट और ये सब जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर लगते जाते हैं। तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये एक अलग इशू है। उसके बाद कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, कि ठीक है, ये तो मान लिया कि भाई पावर का तो हो गया, लेकिन वो जब काम करेगा तो वो कंपोनेंट्स हीट तो करेंगे, तो उसको कूलिंग का उसका क्या, कैसे करेंगे हम लोग काम, ये एक प्रॉब्लम रह जाएगा। उसके बाद है कॉस्ट। अब सोचिए कि आप एक सैटेलाइट भेज रहे हो, उसके बाद एक और भेज रहे हो, कॉन्स्टलेशन बना रहे हो, उसको रन कर रहे हो, उसको मॉनिटर कर रहे हो, उस पर डेटा सेंटर चला रहे हो। अब उसका जो कॉस्ट होगा, आपको इतना कॉम्पिटिटिव रखना है कि आप मतलब मार्केट में सरवाइव कर सको। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब ये 4-5 मेन प्रॉब्लम इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो और गूगल इस पे सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ये गूगल ने खुद ये सब प्रॉब्लम रियलाइज किया है और वो ये सब पे सोच रहे हैं। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है सन कैचर में। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे स्टारलिंक जो कर रहे हैं ना, वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देखिए, Google's project Suncatcher proposes a constellation like Starlink's, but relying on densely choreographed clusters. डेंसली मतलब वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। स्टार लिंक का है कि पूरा अर्थ को वो एनवलप किया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका सन कैचर का वैसा नहीं होगा। AI's rising energy demands have pushed Google to explore solar-powered data centers located in space. Its project Suncatcher proposes dense satellite clusters that maintain constant line of sight. मतलब एक दूसरे को हमेशा देखते रहेंगे विद द सन टू रन ऑन सोलर, मतलब सन को देखते रहेंगे टू रन ऑन सोलर पावर। As with terrestrial AI facilities, space-based data centers require high internal bandwidth rather than high download speed. इंटरनल बैंडविथ मतलब वो एक दूसरे को और आपस विद इन द डेटा सेंटर इटसेल्फ उनको हाई बैंडविथ चाहिए। Google has found that its chips can resist radiation well, although cooling them remains a significant engineering hurdle. अब देखिए यहाँ ये जो छोटा सा पार्ट दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है कि Google has found that its chips can resist radiation well. लेकिन आप पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि टीपीयू को सोलर रेडिएशन से खतरा है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन लॉन्च कॉस्ट ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंटली टू compete विद ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी प्राइसेस। अब ये लॉन्च कॉस्ट अभी ड्रॉप तो हो ही रहा है, तो क्योंकि स्पेस एक्स का अपना और फिर रीयूजेबल लॉन्चर्स आ गए, तो उससे कुछ तो मदद मिलेगा। फिर है व्हाट हैपन टू इसरोज PSLV C62 मिशन। अभी C62 हाल में ही अभी वो हुआ था, वो क्या हुआ, वो स्पाइरल करने लग गया था अपने ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट में नहीं, वो पाथ पे। और उसके पहले C61 था, उस पर भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और दोनों में थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आया था। तो उसी पे कुछ दिया हुआ है। ये इससे साइंस को कुछ लेना देना नहीं है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है। यूपीएससी के लिए क्या है, तो ये है। देखिए इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है वो आपको जानना चाहिए। इसरो इसे एक बार सवाल पूछा है 2000 समथिंग 14-15 ऐसा कुछ में, वो इसी पे पूछा है, PSLV और GSLV पे। तो PSLV जो होता है वो 4 स्टेज होता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। सॉलिड मतलब वो प्रॉपर सॉलिड स्टेज में होता है उसका फ्यूल, और उसका फ़ायदा है कि एक बार अगर इग्नाइट हो गया तो वो फिर रुकेगा नहीं, वो जलते ही जाएगा। तो जो इनिशियल थ्रस्ट चाहिए उसके लिए सॉलिड ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा। ये जो दूसरा वाला जो सॉलिड फ्यूल है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। उसके बाद उसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इसरो का स्क्रीनशॉट है। फिर पेलोड देखिए, अगर ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, मतलब सन सिंक्रोनस एक तरह का पोलर ऑर्बिट होता है विच कॉन्स्टेंटली मेंटेन्स अ साइट ऑफ द सन।
तो वो 1750 kg का अगर कोई सैटेलाइट है तो उसको ये ले जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जाना है अगर, तो उससे भी ऊंचा होता है, तो उस पर 1425 kg का अगर रहेगा तब तक वो चला जाएगा। फिर ये जो है PSLV, ये चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, मंगलयान को भी लॉन्च किया था। अब देखिए कि ये है कि भाई इतना कम पेलोड का कैपेसिटी है, लेकिन ये सब कैसे ले गया, तो वो ऑर्बिट में ले जाके उसको छोड़ देते हैं, फिर वो सैटेलाइट में थ्रस्ट देते देते वो ऑर्बिट को पकड़ते हैं और ग्रेविटी की मदद से वो जाते हैं, जैसा आर्टेमिस 2 में होने वाला है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा है GSLV, ये 3 स्टेज सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। देखिए इसमें भी पहला सॉलिड है, क्योंकि उसको इनिशियल पूरा थ्रस्ट चाहिए, तो उसको जला दिया जाता है, वो जलते जाता है। और यहाँ जो क्रायोजेनिक है, ये इंजन का नाम C20 है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है इंडिया का। इसका जो GTO में है वो 2250 है, वो 1425 था, और ये 6000 kg है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। फिर इसी का GSLV का ही अगला स्टेज है, जैसे GSLV 1 था, GSLV 2 था, अब है GSLV Mark 3। इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल Mark 3। जो गगनयान है उसमें ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3 यूज होने वाला है, तो वो अभी डेवलपिंग स्टेज में। इसमें भी सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक स्टेज है। इसमें GTO में 4000 kg है और लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg है। ये अलग अलग फोटो है, ये सब, ये दोनों जो है, जो SLV है और ASLV है, ये अब आउटडेटेड, ये सब यूज़ नहीं होता है। PSLV है, इसमें ये जो एक्सेल है ना, ये इसका वेरिएंट है, जैसे ये Mark 2 एक वेरिएंट है GSLV का, तो इसका ढेर सारा वेरिएंट है। फिर GSLV Mark 2 है, ये GSLV Mark 3 है, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्च व्हीकल है, दिखने में भी अच्छा लगता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था कि विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉल, अच्छा 2018 का है। PSLVs लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये वाला सही है। क्यों अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग? क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, यूजुअली पोलर ऑर्बिट में होता है, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो हर दिन वो उसी समय पे वो उस एरिया से पास होता है, जैसे हमारा अभी निसार लॉन्च हुआ है। सैटेलाइट्स लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का है, और ये यूजुअली होता है GSLV के द्वारा लॉन्च, तो ये वाला गलत है। फिर GSLV Mark 3 इज अ 4 स्टेज, नहीं ये 3 स्टेज है, 4 स्टेज है PSLV, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। तो ऐसा सिंपल सा भी सवाल पूछता है, और ये सवाल बहुत सिंपल है, अगर आप, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं है तो ये आपको लगेगा अभी क्या दे दिया है भाई ये, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक जो अभी यहाँ पे एक दिया हुआ है, वो है हैज़ एन आर्बिट्रेशन काउंसिल बिल कॉन्स्टिट्यूटेड। आर्बिट्रेशन काउंसिल एक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996 का, उसमें 2019 का एक अमेंडमेंट है जिसमें दिया हुआ है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होगा। वो इसलिए होगा कि जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं और या आर्बिट्रेशन का इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रजिस्टर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। तो 2019 का अमेंडमेंट है और अभी तक कोई आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना नहीं है, तो उसी में कुछ कुछ दिया हुआ है। मेन मैटर जो है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं इधर। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, इसका मेन प्रोविजंस क्या है? पहले हम लोग आर्बिट्रेशन का बात कर रहे थे कि वो जो एक्ट है उसका 3 पार्ट है। पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा फॉरेन आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कुछ है, और थर्ड पार्ट है कॉन्सिलिएशन। तो हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल फर्स्ट और थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहला है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की इट इज़ अ रिटन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज टू हैव देयर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेरीली डिटरमाइंड। मतलब दो आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग पहले ही एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई हमारा जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको हम लोग आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। अगर ऐसा आर्बिट्रेशन का कोई एग्रीमेंट है तो उनको आर्बिट्रेशन में ही जाना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये डिस्क्रिप्शन होता है पार्टीज को कि हम किस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, और इन्हीं आर्बिट्रेटर्स को रेगुलेट करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनना था, जो अभी तक नहीं बना है। इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट गिव्स कोर्ट्स द अथॉरिटी टू इशू इंटरिम रिलीफ बिफोर आर्बिट्रेशन स्टार्ट्स। मतलब कुछ भी इंटरिम रिलीफ होता है कि ठीक है अभी ये, चलो तुमको इतना दिन तक, जब तक फाइनल जो अवार्ड है वो नहीं आता है तब तक तुम्हारे लिए इतना रिलीफ हम दे रहे हैं। फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, पार्टीज कैन एग्री टू ऑन प्रोसीजर्स और अडॉप्ट इंस्टीट्यूशनल रूल्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि या तो पार्टीज खुद ही रूल डिसाइड कर ले कि हमारा जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे चलेगा, या कोई इंस्टीट्यूशनल रूल्स कहीं लिखा हुआ होगा जैसे इसी एक्ट में दिया हुआ है, तो वो उसके लिए उससे एग्री कर लेंगे। फिर जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैव टू बी इन राइटिंग, डेटेड एंड साइंड बाय द आर्बिट्रेटर। ये राइटिंग में होगा, डेट होगा और साइन होगा।
Courts have the power to set aside arbitral awards on the basis of incapacity of either party or invalid agreement. तो कोर्ट के पास कुछ पावर है। और अपील, देयर आर लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप आर्बिट्रेशन भी कर रहे हो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ अपील होता है ये सब में। 2015 अमेंडमेंट। अब लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है वो नहीं जाना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। फिर 2015 में अमेंड हुआ ये एक्ट। मतलब कि इसमें टाइमलाइन दे दिया कि जो भी वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होगा वो 12 मंथ में ख़त्म होना चाहिए। फिर जो जुडिशियल इंटरफेरेंस है उसको फर्दर कर्टेल कर दिया। कैसे? तो वो बोला कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अगर है ना, जैसे दो अगर कमर्शियल बॉडीज़ हैं और उसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर है और उनके बीच में अगर कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है, तो एक्ट में जो कोर्ट कहाँ जहाँ भी मेंशन किया हुआ है ना, उसका मतलब होगा हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ arbitrators, courts must confine their inquiry to existence validity of arbitration agreement। मतलब अगर कोर्ट ये नहीं देखेगा कि भाई वो एग्रीमेंट सही है, गलत है, मेलाफाइड है या कुछ भी, वो देखेगा कि है एग्रीमेंट है कि नहीं, लेकिन हाँ है तो ठीक है आप लोग आर्बिट्रेशन में जाइए। ये बेसिकली प्रोसेस इसलिए है कि जुडिशरी पे बर्डन घटे। फिर 2019 में अमेंडमेंट हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका अमेंडमेंट ये था, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टू रेगुलेट आर्बिट्रेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। फिर द डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय आर्बिट्रेटर्स। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, वो लोग एक आर्बिट्रेटर के पास गए, पता चला कि वो एक जो आर्बिट्रेटर है वो दूसरे वाले का चाचा है, तो वो तो है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। या वो पहले वाले का कंपनी उसको कुछ सैलरी देता है किसी भी फॉर्म में, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर 2021 में एक फिर अमेंडमेंट आया, उसमें बोला कि डिड अवे विथ ऑटोमेटिक स्टेज। मतलब अगर कोई फ्रॉड या करप्शन है उसमें, आर्बिट्रेशन जो भी प्रोसेस हुआ है या उसका जो अवार्ड है, तो उसमें ऑटोमेटिक स्टे नहीं हो सकता है। तो ये 2021 का अमेंडमेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए। अब कितना याद रखे, तो सब याद रखे क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। फिर कॉन्सिलिएशन है। कॉन्सिलिएशन क्या है? तो ये कैसे स्टार्ट होगा कि दो पार्टीज हैं और दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा है, तो वो एक पार्टी दूसरे वाले को रिटन इनविटेशन देगा कि आओ हम लोग कॉन्सिलिएशन करते हैं इस एक्ट के अंदर। अगर दूसरा पार्टी भी एक्सेप्ट कर लेता है हाँ कि ठीक है चलो कॉन्सिलिएशन करते हैं, तो फिर कॉन्सिलिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर वो लोग मिलके कॉन्सिलिएटर्स को अपॉइंट करेंगे। कॉन्सिलिएटर कोई और नहीं, वो दोनों खुद ही अपॉइंट करेंगे। दे में अपॉइंट वन और मोर मतलब 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं, कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब जब एक कॉन्सिलिएटर है तो दोनों एग्रीमेंट में करेंगे कि ठीक है भाई ये मेरे को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है, कर लेते हैं इसको सेलेक्ट। अगर 2 कॉन्सिलिएटर्स हैं, अगर 2 सेलेक्ट हो रहा है तो दोनों पार्टी एक एक कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट करेंगे। अगर 3 कॉन्सिलिएटर है तो 2 को वो दोनों अपना अपना करेंगे, एक एक को, और जो थर्ड वाला होगा वो दोनों एग्रीमेंट में करेंगे कि ठीक है इस बंदे को हम लोग एग्रीमेंट में मतलब एग्री करके इसको तीसरा कॉन्सिलिएटर अपॉइंट कर देते हैं। फिर है कि द कॉन्सिलिएटर या कॉन्सिलिएटर्स शैल असिस्ट द पार्टीज इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। ये तो ठीक है। द कॉन्सिलिएटर व्हेन प्रोवाइडेड विथ इन्फो शैल कम्युनिकेट इट्स सब्सटेंस टू द अदर पार्टी। सब्सटेंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो जो बोला वो 100 वर्ड बोला तो 100 वर्ड पूरा जाके बता दो दूसरे पार्टी को। वो है कि उसका जो जिस्ट है, जिससे अगर हो सकता है कि कॉन्सिलिएशन में मदद मिल सके, तो वो जाके दूसरे पार्टी को तुम कन्वे कर दो। अगर एग्रीमेंट हो जाता है एंड द पार्टीज साइन इट, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। क्योंकि भाई तुम दोनों साथ में मिलके किए हो ना, तो अब तुम पे बाइंडिंग है। और वो जो एग्रीमेंट है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? तो कॉन्सिलिएटर ऑथेंटिकेट करेगा। तो कॉन्सिलिएशन प्रोसीजर एंड द एग्रीमेंट शैल बी कॉन्फिडेंशियल अनलेस, मतलब इसमें ठीक है कॉन्फिडेंशियल मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि कहीं पे उस जो कॉन्सिलिएशन जो एग्रीमेंट है उसको इन्फोर्स करने के लिए कॉन्सिलिएशन के एग्रीमेंट का कोई एक पार्ट है जिसको पब्लिक करना ज़रूरी है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन मेनली है कि ये वो रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फिर है द प्रोसेस में भी टर्मिनेटेड थ्रू अ रिटन डिक्लेरेशन। मतलब कोई भी पार्टी को लगा कि नहीं यार अब मेरे को कॉन्सिलिएशन नहीं करना है, तो कॉन्सिलिएटर को लिख के दे दो कि भाई मेरे को नहीं करना है कॉन्सिलिएशन, तो वो खत्म हो जाएगा। Any arbitral or judicial proceedings cannot be initiated due to the process। आप कॉन्सिलिएशन कर रहे हो, उसके साथ आप जाके आर्बिट्रेशन में भी नहीं जा सकते कि भाई अब मेरे को आर्बिट्रेशन करना है, या आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई आप मेरे को अब कोर्ट जाना है। अब देखिए अभी हम एक चीज़ नहीं बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में अंतर क्या है।
आर्बिट्रेशन में ये होता है कि दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, वो एक आर्बिट्रेशन में जाते हैं या जो भी आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करते हैं। अब वो जो देगा ना, जो ऑर्डर देगा या ऑर्डर क्या, जो उसका डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। डिसीजन ये दोनों पार्टीज नहीं लेते हैं, वो आर्बिट्रेटर लेता है और वो उस पर बाइंडिंग होता है। कॉन्सिलिएशन में कॉन्सिलिएटर्स बस बात मध्यस्थता करते हैं, ये दोनों खुद पहुंचते हैं कॉन्सिलिएशन पे। तो कॉन्सिलिएशन जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तीसरा होता है मीडिएशन, उसका भी एक है मीडिएशन एक्ट। तो वो भी वो मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मीडिएशन एक्ट का भी मिलेगा, और वो देख लीजिएगा क्योंकि 23 में पास हुआ है, तो हो सकता है यूपीएससी पूछे। मीडिएशन एक्ट का, मीडिएशन में क्या है कि एक मीडिएटर होता है और वो मदद करता है कि हाँ देखो यार, तुम लोग एक म्यूचुअली एग्रीएबल सिनेरियो पे पहुंचो। लेकिन अगर एक समय के बाद वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो मीडिएटर खुद ही दे देता है कि भाई ये तुम्हारा ये है, फाइनल है, यही तुम लोग को एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 2015 में एक सवाल आया। देखिए 2000, उसके पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, तो मेरे हिसाब से उसी पे वो अमेंडमेंट आया था, मेरे को अभी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्रॉट इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966 थ्रू द रिसेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाउ फार विल इट इम्प्रूव इंडियाज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो देखिए ये ऑर्डिनेंस पे सवाल पूछा है, लेकिन वो इस एक्ट के अमेंडमेंट पे पूछा है। तो आपको एक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक्ट नहीं पता होगा तो उसमें क्या चेंजेस आए वो नहीं समझ में आएगा। दूसरा, आपको उसमें जो चेंजेस है उस पर तो सवाल ही पूछा है। उसके बाद पूछा है कि ये इम्प्रूव कैसे करेगा। तो अगर आपको अमेंडमेंट नहीं पता है तो वो कैसे इम्प्रूव करेगा ये भी आपको नहीं पता रहेगा। तो इसलिए पूरा, अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि अब एक एक्ट पे पूछ दिया तो आप सारा एक्ट पढ़ने बैठ जाओ। इम्पॉर्टेंट एक्ट लगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तब आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि सारे एक्ट्स को, साल भर में 3 बार बैठता है पार्लियामेंट, उसके में कितना एक्ट पास होता है, तो आप सबको पढ़ने मत बैठ जाना। उसके बाद है एक ये वाला छोटा सा न्यूज़ है, हाउ आर क्रिप्टो फर्म्स वेटिंग कस्टमर्स। बेसिकली ये क्या, क्रिप्टो करेंसी आप लोग जानते हो, वो एक डिजिटल लेजर होता है बेसिकली, और वो बेस्ड होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कोई जो क्रिप्टो करेंसी हो रहा है उसमें बहुत ब्लैक मार्केट नहीं, वो जो टेररिज्म और आर्म्स ट्रेड और ड्रग ट्रेड और ये सब में यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसी। तो जो यूज़ कर रहा है वो सही है कि नहीं, वो कैसे जो क्रिप्टो फर्म्स हैं, मतलब जो उसमें सर्विसेज दे रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग का, वो अपने कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सही बंदा है। तो उसी पे ये आर्टिकल है, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ वो निकाला है, कुछ प्रोविजंस है, उस वही दिया हुआ है, बस आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। द रिवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज। देखिए ये जो ईरान में जो भी हुआ है ना, उस पर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए जेसी पुआ का भी मेंशन किया हुआ है। अल्टीमेटली ये सब जेसी पुआ से ही हुआ था। ईरान अपना न्यूक्लियर वो बना रहा था, मतलब ईरान बोल रहा था कि भाई हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैं, बाकी बोल रहे थे तुम बॉम्ब बनाओगे। बोला ठीक है भाई, ये जेसी पुआ कर लेते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में। फिर ट्रंप आया, ट्रंप ने इससे वापस, मतलब नाम वापस ले लिया, यूएस को बाहर कर दिया और सैंक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर ये सिचुएशन डिक्लाइन होते गया, तो इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते गए। फिर वो बाज़ारी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, फिर वो स्प्रेड होते गया। इसमें एक बहुत बढ़िया मैप भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। ये मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है वो है जो साइट्स, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं अटैक्ड बाय यूएस इन जून 2025। तो ये फोरदोव है यहाँ पे, फिर नातांज है और इस्फहान है। उसके बाद जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, ये लाल लाल रंग का ये डॉट जो है, ये देखिए यहाँ कोने में अफगानिस्तान बॉर्डर पे यहाँ पे एक जाहेदान दिया हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जाहेदान लिंक, चाबहार जाहेदान रेल लिंक एक बनने वाला है। अब तो यूएस ये भी बोल रहा है इंडिया को कि आप ये जो चाबहार पोर्ट है उससे भी तुम अपना हटो, वहाँ से वो काम मत करो। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वेस्ट एशिया का मैप है ना, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये कैस्पियन सी है, उसमें ईरान और जो भी कंट्रीज़ है, रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है,
अजरबैजान है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, यहाँ छोटा सा बहरीन है, ओमान, यमन ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो ये सऊदी अरब और ये लोग का लफड़ा चल रहा है, मतलब यमन में बहुत पहले से 2014 से ही प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा वेस्ट एशिया में ही प्रॉब्लम चल रहा है बेसिकली। तो ये मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कोई मैप है क्या, ये ध्यान में रखिएगा, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन सा कंट्रीज है। फिर ब्लैक सी क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मैप का भी आपको ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये पूरा वो उसी पे दिया हुआ है, वो जो ये वाला देखिए। अभी ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम लाए थे ये ट्रम्प वहाँ पे गाज़ा में पीस के लिए, तो उसमें बोले थे कि हम लोग एक बनाएंगे बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस में ये इन्होंने कुछ कुछ लोगों का नाम रखा है। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि वो अपने सन इन लॉ का भी नाम रखे हैं जिसका नाम है जेरेड कुशनर। तो ठीक है, ये अपना बना रहे हैं, देखते रहिए। अभी तो इसराइल तो अभी भी अटैक कर रहा है गाज़ा पे, तो क्या ही शांति। और इन्होंने 8 यूरोपियन नेशंस पे भी टैरिफ लगा दिया, उसमें से फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स, फिनलैंड। ये बेसिकली इसको बस वो चाहिए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इसलिए नहीं चाहिए कि इसका नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, वहाँ पे तेल है या जो भी तेल नहीं, रिसोर्सेज जो भी हैं, उसमें ऐसा नाम आ रहा है कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस का कोई कंपनी है जो कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो लॉबी कर रहा है कि भाई मेरे को फिनलैंड ला के दो। फिनलैंड नहीं, सॉरी, ग्रीनलैंड। अब जो भी, चाइनीज ड्रोन मेड प्रोवोकेटिव फ्लाइट ओवर साउथ चाइना, फिर साउथ चाइना सी भी आपको याद रहना चाहिए। देखिए साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो उसका मैप भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये बेसिकली मैप है साउथ चाइना सी का, इसका आपको लिटरल कंट्रीज बोलते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे वियतनाम है, मलेशिया है, मलेशिया यहाँ पे भी है, उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे ताइवान है, यहाँ अपना चाइना है। तो इसमें ये वाला जो आप एक देख रहे हो ना, रेड, ये डॉटेड 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 डॉटेड, इसको बोलता है 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन क्या है ना, चाइना बोलता है कि इसके अंदर जितना भी है ना सब मेरा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये मलेशिया का भी ये आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब छोटा एरिया है ना कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको सबको नेगोशिएट करना पड़ेगा। अब ये बड़ा ऐसा गुंडा बन के ये बोलता है कि भाई सब मेरा है, तो वो अलग एक चल रहा है चाइना का। जैसे यूएस ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है ना, वैसे ही ये बहुत पॉजिटिव है ताइवान को लेके चाइना। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि यूएस सही है या चाइना गलत है, या चाइना गलत है, चाइना सही है वो गलत है। रीजनल न्यूज़ देखते हैं आज का। एसआईआर फिर से कुछ आ गया है अपना। एमपी गवर्नमेंट टू बिल्ड मेमोरियल एट भोपाल गैस ट्रेजेडी, केरला यूनिट सीनियर ऑफिशियल्स। ये सब तो ऐसे ही है। ये देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का बात हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता होगा, ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, पानी के को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, तो ग्रीन सोर्स से, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, कोई भी ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, तब वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हाइड्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वो आप फॉसिल फ्यूल से ही, कोल ही जला करके अगर आप कर रहे हो, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हुआ ना। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन अभी भी होता है, कहाँ इसका यूज़ है, सीमेंट वीमेंट में प्रोडक्शन में यूज़ होता है। ईडी समन्स एक्सएमपी, कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये सब ऐसे ही है। मुर्शिदाबाद में वायलेंस हो गया है। बीरेन सिंह मिले हैं शाह से, मणिपुर में चाह रहे हैं ये लोग कि वापस से गवर्नमेंट हो जाए, वापस आ जाए, क्योंकि आपको हम लोग डिस्कस किए थे आर्टिकल 356 की, 1 साल के बाद अगर वो चाहिए प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सपेंड करना है, को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस कंपलसरी हैं। पहला कि या तो नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो, और इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि भाई अभी चुनाव करवाना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको कंपलसरी है कि भाई वहाँ पे या तो चुनाव करवाओ। दूसरा है या तो सरकार को, ये देखिए जो लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है, सरकार खत्म हो गया है, सरकार फिर बन जाएगा, लेजिस्लेचर फिर से अपना सरकार चुन लेगा।
अगर वो नहीं होता है तब तक, अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि कुकी और जो का जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकार को हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर से आपको वो चुनाव करवाना पड़ेगा, वो करवाना नहीं चाहते ये लोग। 4 माओइस्ट किल्ड। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म न्यूज़ में है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। फार्मास्यूटिकल यूज इन प्रेगनेंसी नॉट लिंक टू ऑटिज्म, ये स्टडी बोल रहा है। राष्ट्रपति भवन क्लोज्ड। इन्फिल्ट्रेशन चेंजिंग वेस्ट बंगाल डेमोग्राफी। हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन पे भी ये लोग से इस बार इतना इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ना, हो सकता है यूपीएससी पूछ भी दे। वंदे भारत स्लीपर लॉन्च्ड। राहुल स्लैम्स बीजेपी, ईसी नीड्स टू बिल्ड ट्रस्ट। कास्ट इज स्टिल द बिगेस्ट एडमिशन फॉर्म इन द कंट्री। जे एंड के हाउस सिक्स, वो एक जो कुछ एक अजीब सा नाम का, अजीब सा नाम नहीं, एक कॉलेज का नाम था, वो हम भूल गए, उसमें एमबीबीएस को ख़त्म कर दिया था, तो उसी पे है, अजीब सा नाम, सॉरी। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। एचडीएफसी का नेट अप 11.5% बढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक क्वार्टर 3 नेट स्लिप्स। आईडीबीआई बैंक क्वार्टर 3 नेट ऑलमोस्ट अनचेंज। यस बैंक। तो आज देखिए ये क्या है, मस्क सीक्स अप टू 134 बिलियन फ्रॉम ओपन एआई एमएस इन रॉन्गफुल गेन्स। अब ये तो ठीक है, ये जो मस्क का ग्रोक है उस पर खुद वो चल रहा है कि भाई तुम सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट बनवाते हो, तो वो तुम यूके और कहीं कहीं पे ईयू में इस पर केस वेस हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के भी 1-2 देशों ने किया है। तो आज का तो इतना ही। पीवाईक्यू भी हम लोग देख लिया, आर्बिट्रेशन एंड वो कॉन्सिलिएशन वाले में। तो मैप्स में भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन देख सकते हो अगर देखना है तो। जैसे हाँ, ईरान का देखिए आपको कितना इम्पोर्टेंस है। जो आईएनएसटीसी है वो मुंबई से जाएगा बंदर अब्बास, बंदर अब्बास वही वहाँ पे ईरान में ही है पोर्ट, तो वो भी ईरान उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का बात करें, तो वो ऐसे तो डायरेक्टली नहीं जाता है इसमें ईरान में, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान डायरेक्टली कंट्रोल करता है। उसको जब भी प्रॉब्लम होता है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ढेर सारा तेल इधर उधर होता है, तो जहाँ वो प्रॉब्लम में आता है वो उधर बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देता है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सी है ये वाला, यूक्रेन ये वाला, देखिए कैस्पियन सी। देखिए सिंपल सा सवाल पूछा, एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। अब देखिए आपको अगर मतलब क्यों हम बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का याद रखिए, क्योंकि रेड सीरिया जो है वो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, और ब्लैक सी में क्रोएशिया नहीं आता है। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सब सब वो मैप वाले इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फिर मेडिटेरेनियन सी पे पूछ चुका है। साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन इनटू, ये मेडिटेरेनियन सी पे 2 बार सवाल पूछा है। अफगानिस्तान पे वो न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान इसलिए, ईरान वाला हम बोल रहे हैं मैप देखिए, क्योंकि ईरान न्यूज़ में उसका बॉर्डरिंग कंट्रीज आप लोग देख लीजिए एक बार। टर्की पे एक बार पूछा है, उस समय न्यूज़ में होगा 2014 का। और आईएनएसटीसी वाला पूछा है, तो उसका भी मैपिंग से ही आप लोग कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, और जो भी नोट्स है ये सब जो भी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।